मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र कहानी समग्र में से मैं कहानी का पाठ कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है अपनापन। देखिए अपनापन आपको कैसी कहानी लगती है। पैर ठीक करो ना दादा, नर्स मिस टंडन से बोली। सिस्टर, बहुत परेशान करती हो। टंडन नर्स से बोले। हाँ, ठीक से पूरा फैलाइए, तभी दवा लग पाएगी। देखिए यहाँ पर सूजन आ गई है। मैं कहती हूँ कि पैरों को फैलाए अवश्य रहें, और आप हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। कब नहीं मानता सिस्टर? जो कहती है वही तो मैं करता हूँ। आपको विश्वास न हो तो मेरे बगल वाले बेड वाले से पूछ लीजिए। आप कम बोलें। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आप मानते हैं। अब सीधे लेटिएगा। दवा लगा दी है, कुछ खा लिया है या नहीं? आपने मना किया था, बस दूध और एक सेब ले लिया है। ठीक है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा शरीर सड़ता जा रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। मिस्टर टंडन बोले। फिर वही बेमतलब की बातें। आप चुपचाप क्यों नहीं लेटते? नर्स बोली। नर्स की बात सुनकर टंडन बोले, कैसे लेटूं? बार बार चिंता सताती है। रंजना बड़ी हो गई है, कौन उसकी देखभाल करेगा? दवा समय पर ले लीजिएगा, मैं रात में आऊँगी। आज मेरी शाम की छुट्टी है। वह उनके जवाब को टालकर कुछ अन्य बातें करने लगी। टंडन बोले, छुट्टी तो मंगल को होती है। नर्स बोली, हाँ मैंने आज छुट्टी ली है क्योंकि मुझे आज शॉपिंग करनी है। अच्छा सिस्टर, नमस्ते। नर्स मिस्टर टंडन को दवा लगाकर तेजी से वार्ड नंबर 3 पार कर गई। वार्ड पार करते समय थोड़ी देर सभी मरीजों के पलंगों के पास खड़ी होती और धीरे धीरे मधुर मुस्कान से हर मरीज की भाव भंगिमा तथा देह वर्ग पर दृष्टि डालती और आंखों के संकेत तथा हाथों को हिलाते डुलाते पूछते हुए सबको बता रही थी कि आज शाम को उसकी छुट्टी है। पूरे 3 नंबर वार्ड को अच्छी तरह से आभास हो गया था। मिस्टर लक्ष्मी लता सवरवाल ने आज शॉपिंग के लिए स्पेशल छुट्टी ली है। पूरे वार्ड के दुखते माहौल में, जहां पर सड़ने गलने से लेकर मरने जीने तक व्यक्ति अपनी आंखों से देखा करता है, वहां सिस्टर लक्ष्मी लता के कारण बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि उसके व्यवहार के कारण ही सभी मरीज का दुख आधा हो जाता है। वो भी बड़े प्यार से, चाहे बूढ़ा हो या जवान या गरीब, मरीजों की देखभाल किया करती है और उन्हें यथासंभव सुविधा प्रदान करती है। सभी खुश होते हैं। अगर कहीं से उसे देर हो जाती है तो मरीज के साथ रहने वाले लोग उसे ढूंढ लाते हैं। मिस्टर सभरवाल को इस अस्पताल में मरीजों की सेवा करते 15 वर्ष हो गए हैं। वह तकरीबन 35 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है। जब से अस्पताल की सर्विस में आई, उनकी निरंतर यही इच्छा बनी रहती है कि वह भी अपना एक परिवार बसाए, जहां सुख दुख का संगम हो और उसे पति की सेवा का अवसर मिले। अस्पताल ऐसी जगह है जहां पर हर व्यक्ति सेवा करते करते आत्मा का ह्रास हो जाता है। यहाँ डॉक्टर हो या नर्स, सभी यांत्रिक जीवन का आधार बन जाते हैं। ऊपर से वह बहुत दुखी और समृद्ध दिखाई पड़ते हैं किंतु अंदर से विभत्स, गंदे तथा स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। किसी भी मरीज की या उसके घर वालों की सुंदरता पर वह एक सीमा तक स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। यदि नहीं कर पाते तो बिल्कुल ही उद्दंड स्वभाव के हो जाते हैं या फिर लापरवाह। फिर मरीज को कौन देखता है? उठते बैठते उसकी या उसके घर वालों की हरकतों पर डांटना जैसे नियम बना लेते हैं। फिर समझिए कि उस मरीज की खैर नहीं। पहले सिस्टर सभरवाल ने ऐसा ही सोचा था, इसलिए उसके अंदर सेवा भाव का आदर्श प्रस्फुटित हो गया। नौकरी करने पर कई बार डॉक्टरों से उसका संपर्क होता रहा और वह संयमित भाव से मरीजों की सेवा में रत रही। जल्दी उसने सारे कार्य समाप्त किए और बड़ी सिस्टर से आज्ञा लेने चली गई। 3 नंबर वार्ड पूरी तरह सूना हो गया था। सभी मरीज चुपचाप लेटे थे या फिर कोई बैठा था या कोई उकड़ू मुद्रा में था, किंतु पूरे वार्ड में मक्खियों की आवाज़ के अलावा कोई शोर नहीं था। जबकि उस पूरे वार्ड में कम से कम 40 बिस्तरों में से 30 बिस्तर भरे थे।
कोई भी सिस्टर से के छुट्टी लेने का रहस्य नहीं जा समझ सका था। इतना अवश्य था कि उसने शॉपिंग करने के लिए अवकाश लिया है। सिस्टर के जाने के बाद मिस्टर टंडन भी काफ़ी देर तक उसके पहले जाने की क्रिया पर गौर करते रहे। फिर चले जाने पर अपनी आंखों को मूंद कर दाहिने हाथ से ढककर चुपचाप काफ़ी देर तक सोने की चेष्टा करते रहे। जब नहीं रहा गया तो वह अपने पैरों को फिर सिकोड़ कर लेट गए। मिस्टर टंडन गांठ में दर्द होते ही पांव फैलाकर इधर उधर दोनों बिस्तरों पर पड़े मरीजों को देखने लगे, किंतु जब जान जाते हैं कि उन लोगों ने उनका पैर उठना फैलाना नहीं देखा तो निश्चित होकर लंबी सांस लेते हुए बड़े जोर से हे राम कहते हुए पूरे शांत माहौल को बेंध देते हैं। इसका अर्थ पूरे वार्ड में कुछ न कुछ शोर होने लगता है, जैसे सब टंडन की आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई टंडन, तुम जोर से भगवान को याद कर रहे हो, नंबर 4 के मरीज ने कहा। क्या करूं भाई, यही एक सहारा है, हारे को हरिनाम। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? कोई नहीं है तो लगा ही रहता है। आज सिस्टर बहुत जल्दी में थी। हाँ, टंडन लंबी सांस लेकर हाथ को कसकर सीने से चिपका लेते हैं। अब उनकी एक ही क्रिया रह गई है जिसे वह मनमानी ढंग से फैलाते और सिकोड़ते रहते हैं। आज तुमको सिस्टर ने जी शंकर कुरूप की कविता नहीं सुनाई? कुछ बदली सी लग रही थी। हो सकता है टंडन को यह कविता पसंद थी कि अक्सर मिस्टर सबरवाल के अनुरोध करके सुना करते थे। वो मन ही मन उस कविता को दोहराने लगे। हो सकता है कि कल यह बंसी मुँह खोकर काल की लंबी कूड़ेदानी में गिर जाए, या दीमकों का हार न बन पहुँच जाए, या मात्र एक चुटकी राख के रूप में परिवर्तित हो जाए। तब कुछ ही ऐसे होंगे शोक निश्वास लेकर गुणों की चर्चा करेंगे। लेकिन लोग तो प्रायः बुराइयों के ही गीत गाएंगे। जो भी हो, मेरा जीवन तो मेरे हाथों समर्पित होकर सदा के लिए आनंद लहरियों में तरंगित हो गया, धन्य हो गया। ये कविता सिस्टर को ही नहीं बल्कि मिस्टर टंडन को भी याद हो गई थी। वह जब भी बिस्तर पर पड़े पड़े दुखी हो जाते तो ऐसी कविता को मन ही मन अनेक बार दोहरा कर संतोष प्राप्त कर लेते थे। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। वैसे उन्हें इस समय यह कविता याद नहीं आ रही थी, किंतु नंबर 4 के मरीज के कहने पर अनायास ही याद आ गई। आज सिस्टर अपनी शॉपिंग के कारण सारे मरीजों को भूल गई थी, खासकर टंडन को भी, जिनके प्रति उसी असीम अतिरिक्त सहानुभूति रहा करती है। टंडन से उसकी खास आत्मीयता थी। वैसे ही कुछ आत्मीयता अस्पताल के डॉक्टरों में डॉक्टर चंदोला से थी। उनकी ड्यूटी सप्ताह वार्ड नंबर 3 में थी, किंतु आज वह भी नहीं आए थे। सिस्टर पहले से तय कर चुकी थी कि आज वह नहीं आएगी, किंतु टंडन के कारण आ गई थी। टंडन बेचारे वृद्ध थे। उनके घर में देखने वाली केवल उनकी लड़की रंजना ही थी। रंजना सिस्टर के कारण ही दिन में नहीं आती थी। उसके एवज में वह दिन में स्कूल जाती और शाम को खाना लेकर अपने पिताजी के पास आते ही सिस्टर को पकड़ लाती और रात 10-11 बजे तक किस्से कहानियों के दौर में डूब जाती। वो जानती थी कि सिस्टर मेरे पिताजी को अपने पिताजी की तरह समझते हैं। एक दिन रंजना सिस्टर के यहाँ कॉलोनी में गई थी। वहाँ सिस्टर बूढ़ी माँ से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े स्नेह से उसका सिर थपथपाया और कहा, बेटी तुम मेरी दूसरी बेटी हो, मुझे माँ ही समझना। रंजना को उस दिन अपनी माँ की बहुत याद आई। दिन भर उदास बनी रही। टंडन ने रंजना से उसकी उदासी का कारण पूछा, किंतु वह टालकर सिस्टर की माँ का गुणगान बखान करने लगी। टंडन भी उसी दिन उसकी कथा के बाद उदास हो गए। उसी दिन के बाद से उनके मन में सिस्टर के प्रति अगाध स्नेह प्रवाहित हो गया। टंडन उससे अक्सर शादी की बात करने लगते तो सिस्टर टाल जाती थी। पिछले शुक्रवार को दवा लगाते समय टंडन ने फिर शादी के बारे में दोहराया तो उसने साफ कह दिया, दादा आप शादी की बात न छेड़ा करो, मुझे तकलीफ़ होती है। अभी आप नर्सों की दास्तान से अवगत नहीं हैं। वह सेवा करती हैं, दूसरों के लिए जान भी दे सकती हैं, किंतु उन्हें लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आप समझते नहीं, मैं इस तरह की घृणा से प्रतिदिन गुजरती हूँ। आप जब भी ये कहते हैं कि मेरे मन में अनंत तूफान उठता है तो तेज़ी से मेरी सारी महत्वाकांक्षाओं को कुचलने लगता है। प्लीज़
आप कभी इस तरह की बातें न किया करें। मुझ जैसे शादी कौन करेगा। इतना कहकर वो बड़ी तेज़ी से वार्ड के बाहर लगे छोटे से कमरे में चली गई थी। टंडन कुछ भी नहीं बोले, पर उन्हें लगा कि आज सिस्टर कुछ ज़्यादा ही दुखी है। सिस्टर को ज़्यादा दुख देना खुद को अच्छा नहीं लगा। वो गुमसुम हो गए। कुछ देर बाद टंडन ने अनुभव किया कि उसे कोई छू रहा है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा सिस्टर मुंह लटकाए खड़ी है। उसकी आंखें लाल रेशों से भर गई थी। वो समझ गए कि अवश्य ही वो छोटे कमरे में जाकर रोई होगी, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो गई। प्लीज़ दादा, आप मेरी बातों से तकलीफ़ अवश्य पहुंची होगी, क्षमा करें। इतना कहकर वह तुरंत ही चली गई। इस बार वह तेज़ कदमों से वार्ड से बाहर हो गई। टंडन चाहते हुए भी उससे कुछ नहीं कह पाए। उस रात को रंजना के बहुत कहने पर वह आई और भरे गले से कुरूप की कविता सुनाई। हो सकता है कि कल यह वंशी मूक होकर काल की लंबी कूड़ेदानी में गिर जाए। कविता पूरी नहीं कह पाई और रंजना के कंधों पर सर रखकर फपक कर रोने लगी। फिर उठकर तेजी से चली गई। रंजना को कुछ समझ नहीं आया कि सिस्टर दीदी को क्या हुआ। टंडन ने बिस्तर से रंजना को घटना के बारे में जानकारी दी। टंडन ही ऐसे व्यक्ति थे जो सारे मरीजों को अलग अलग होकर पूरे अस्पताल में जीवित थे। यह उनका नया परिवार था। लगभग 1.5 माह हो चुके थे उनको अस्पताल में पड़े पड़े। सभी अस्पताल की क्रियाओं से परिचित हो चुके थे। उन्हें ठीक होने की संभावना कम लग रही थी, इसीलिए वह अपने को इसी में खपा देने के लिए बेहद इच्छुक थे। डॉक्टर चंदोला अस्पताल में राउंड करते हुए टंडन को देखने आए। टंडन ने व्यक्तिगत बात करने के लिए डॉक्टर चंदोला से समय मांगा था। उन्होंने हंसकर उन्हें समय दे दिया और रात को टंडन के पास आए। रंजना पिताजी की सेवा में लगी थी। डॉक्टर के आते ही टंडन ने रंजना को सिस्टर दीदी के यहाँ भेज दिया। वह काफ़ी देर तक डॉक्टर चंदोला से बातें करते रहे और यहाँ तक तय हो गया कि वह सिस्टर को अपना लेंगे और कविता अवश्य सुनेंगे। दूसरे दिन डॉक्टर सिस्टर ने कविता सुनाने के लिए आग्रह किया। वो समझ गई हो न हो टंडन जी के द्वारा इनको यह जानकारी मिली है। सकुचाते हुए उसने पूरी कविता डॉक्टर चंदोला को सुना दी। इस कविता का यह प्रभाव हुआ कि दोनों के सपने साकार हो गए। सिस्टर अस्पताल की सीढ़ियाँ धड़ाधड़ उतर रही थी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सबरवाल, थैंक यू कहते हुए हिचकिचाई और डॉक्टर गेरीना के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। चंदोला इज़ गुड बॉय। संभाल कर रखना और तुम्हारा चैन का बंसी बजेगा। जी सर, ठीक है, हमें दावत देना। वो फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप डॉक्टर चंदोला की तारीफ सुनती रही। डॉक्टर गेरीना के चले जाने के बाद वो तेज़ी से कॉलोनी की ओर मुड़ गई। कल तक उसे सारी तैयारी कर लेनी है। शाम ढलते ही वह नई नवेली दुल्हन हो जाएगी। माँ की याद आते ही वह सोचने लगी कि उसका सपना पूरा हो गया। अब उसे कोई कष्ट नहीं रहेगा, किंतु वह स्वप्न जैसा महसूस कर रही थी, क्योंकि जब भी उसने कल्पना की तो उसे लगा कि उसकी कल्पना केवल कल्पना ही रही है। वह कॉलोनी पहुंच चुकी थी। माँ दरवाजे पर ही बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर हो गई बेटी। तुमने खाया माँ कि नहीं, और दवा ले लिया? माँ ने आज पहली बार ऐसा किया था, नहीं तो वह बड़े अनमने ढंग से खाना और दवा बिसूरते हुए खाती और कभी कभी तो बेटी को देखकर आर्त हो जाती थी। अक्सर ही वो अपने पति की स्मृतियों में डूबकर उसके चित्र के पास बैठ अकेले संवाद करती थी। वह माँ की इस क्रिया पर घबराती थी कि कहीं माँ को पागलपन का दौरा न पड़ने लगे। चलो बाजार चलें। माँ, मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? मिस्टर सबरवाल माँ से बोली। नहीं बेटे, ऐसा नहीं सोचते। जो होगा वह अच्छा ही होगा। चंदोला ऐसा नहीं है। वह बहुत गुणी तथा संस्कारी लड़का है। क्या वह आज आएगा? माँ ने बेटी से पूछा। नहीं, तैयारी कर रहा होगा। वह भी तो अकेला है। सिस्टर के हाथों में माँ ने लिस्ट पकड़ा दी और खुद उसके साथ बाजार गई। सारे सामान के साथ माँ बेटी शाम के अंधेरे में लौटी। आज माँ का हृदय बहुत सहज हल्का हो गया था। अपने में इतनी भाव मुग्धता उन्होंने पहली बार महसूस की। सहसा उन्हें अपने पति की याद आई। लंबा चौड़ा ललाट, छरहरा बदन और सफ़ेद शेरवानी पहने उनका चेहरा उनकी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम गया। वो उतावली हुई और पति की फ़ोटो के पास जाकर बोली कि आज आप की बेटी का ब्याह है।
ये कहकर वह ठिठक गई। अंदर का भाव जागरूक होकर प्रलय की तरह एक नया वेग तन्हाई को तोड़कर अस्त व्यस्त कर देता है। वह फिर कुछ न कह पाई, बल्कि अपनी संवेदना से उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। पति के सारे चित्र एक के बाद एक आंखों के सामने आने लगे। वह सभी चित्रों में अपने को पाकर सर्वोच्च अनुभूति का एहसास करने लगी। पति ने उसके लिए क्या नहीं किया। उनके इतना करने के कारण ही वह बेटी को पढ़ा लिखा सकी थी, नहीं तो वह दर दर की ठोकरें खाती। क्या बेटी को आज यह दिन देखने को मिलता? कदापि नहीं। इसी कल्पना में वह खो गई। उसको भी चली चला की बेला है। वह आज है, कल नहीं रहेगी। वह 3 कम 70 वर्ष की हो चुकी है। लोग कहते हैं कि पति के सामने पत्नी के मरने से उसे मोक्ष मिलता है, पर वो ये सोचकर थी कि अच्छा हुआ वो मरी नहीं तो बेटी को कौन पालता। मर्दों का क्या भरोसा। वैसे भी सख्त प्रवृत्ति के थे और उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती, जो वो उसे देखते दिन रात काम में व्यस्त रहते। वो कभी कभी उन पर झुंझलाती भी थी कि आप अपनी सेहत पर जरा भी ध्यान नहीं देते, तो वह हंस कर टाल देते थे। कितना प्रेम था उनमें। हर समय उसका तथा बेटी का ध्यान रखते और दिन में 3 बार पूछते कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, तब उन्हें चैन मिलता। अब वह अत्यधिक क्षीण हो चुकी थी। बेहद कमज़ोर होने के कारण जगह जगह पर हड्डियां दिखाई पड़ने लगी थी। उसका सबसे बड़ा कारण उसे बेटी की शादी की चिंता थी। बेटी की आधी उम्र पार हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई। आज उसकी दृष्टि का कौतूहल जैसे बढ़ गया था। वो अपने पहनावे बढ़ावे का ध्यान कर मन प्रफुल्लित हो उठी थी। फिर यह सोचकर मन ही मन चीख जाती कि वो अपना ब्याह थोड़े ही करने जा रही है। उसके मन में अंदर गहरी अंतरानुभूति अपने भरपूर सौंदर्य के साथ आशंकित जीवन की सीमा को तोड़कर एक नई संवेदना, नई तरुणाई की पुरानी स्मृतियाँ ताज़ी हो जा रही थी। उसकी माँ काफ़ी देर तक इसी विचार में डूबी रही, परंतु कुछ आहट के कारण उसकी आंखें घूमी तो मुड़कर देखा सिस्टर अस्पताल की ड्रेस पहने सामने खड़ी है। फिर अस्पताल जा रही हो क्या? मास्टर ने सिस्टर से पूछा। वो संकेत से हाँ कहकर दरवाजे के पार हो गई। जाते जाते उन्होंने केवल इतना ही सुना, जल्दी आऊँगी। सिस्टर के चले जाने के बाद वह सोचने लगी आज उसे जाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो चली गई। अब उन्हें अपने पिछले दिन याद आने लगे जब उस समय उनका भी चित्त नहीं लगता था। सास ससुर की सेवा के पश्चात पूरे घर का ख्याल रखना, उनके दफ्तर जाते समय टाइम से खाना देना, इसी में अच्छा खासा समय निकल जाता था। उन्होंने उठकर बाजार से लाए सामान को फिर से देखा, लिस्ट से मिलाया कि कोई सामान छूट तो नहीं गया है। यह उनका तीसरी बार मिलान करना था। फिर सारे सामान को एक एक कर खिड़की के पास रखे श्रृंगारदान में सजा दिया। जब तक उनके पति जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने जीवन में ऊब का अनुभव नहीं किया था। अगर ऐसी स्थिति आती तो उनकी सांस ही धूम जाने के लिए उन्हें स्वतंत्र कर देती थी। वह जीवन धारा में सदैव किनारे का ही सौंदर्य प्राप्त कर पाई थी। अक्सर ऐसा होता है कि वह पति द्वारा एकत्र पुस्तकों को पढ़ती और चिंतन भी करती, पर पति की मृत्यु के बाद सब विस्मृत हो गया। बीमारी, वह धड़कन, घबराहट उनके सहकर्मी हो गए थे। दिन प्रतिदिन वह टूटती रही। आज तक वह इतनी उम्र पार करने के बाद भी काल दुर्भिक्ष को मिटाने में समर्थ नहीं हो सकी। आज उन्हें बेहद आश्चर्य हो रहा है कि पति अनायास ही उन्हें बेहद याद आ रहे हैं, किंतु क्या करे। वह उनकी तस्वीर के समीप जाकर काफ़ी देर तक खड़ी खड़ी कुछ बुदबुदाती रही। ऐसा लगता रहा कि वह मरमराए पत्तों की तरह व्यथा कथा को एक अभिन्न यादों के माध्यम से व्यक्त कर चुकी है। तभी घड़ी ने 9 का घंटा बजाया। वो चौंक गई और उन्हें उसका बजना कुछ अस्वाभाविक सा लगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे उसके मन की बेचैनी बढ़ रही थी। इस अनजाने प्रमाद को वह संभालने तथा समझने के लिए गुमसुम पति की तस्वीर के पास बैठ गई। वही समय कपड़े की छोटी गठरी सी हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि अब घंटे की आवाज़ समाप्त हो गई है। उसकी नज़र घड़ी की ओर गई।
उसे देखने में भी इतना भय लग रहा था कि वह सहम गई और यूं ही बैठी रही। कई बार सोचा कि हमारा अनायास ही एक भ्रम है। वह उठकर खाना बना, लेकिन तो वह निर्जीव रही। उसने देखा कि दरवाजे पर रंजना खड़ी थी और धीमी धीमी रोशनी में वो माँ की तरफ देख रही थी। माँ की तंद्रा टूटकर रंजना की ओर गई। वो बड़े धीमे स्वर में बोली, आओ बेटी, अंदर आओ। वहाँ क्यों खड़ी हो? दीदी कहाँ हैं? अस्पताल गई, जल्दी आएंगी। रंजना दरवाजे पर उदास ही खड़ी रही। उस पर माँ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फिर अंदर आने का आग्रह किया। बैठ जाओ बेटी, क्या बात है? पिताजी ठीक तो हैं? उसने माँ की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और कोई बोली भी नहीं। वह दरवाजे पर ही मुँह लटकाए खड़ी रही। चलो बेटी, क्या बात है? दीदी नहीं हैं, मुझे ही बता दो, माँ ने आगे खिसकते हुए कहा। पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर बहुत भारी हो गया है। माँ कहकर रंजना फिर चुप हो गई। बता बेटी, क्या बात है? डॉक्टर चंदोला पूरी बात नहीं कह पाई कि माँ ने फिर घबराए हुए मन से पूछा, डॉक्टर चंदोला कहाँ हैं? तुमसे मिले कि क्या थे क्या? हाँ, आपके यहाँ आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। रंजना की ये बात सुनते ही माँ की गोद में हमेशा के लिए समा गई।